नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है जिसके हम बात करेंगे वो है सिंचाई, यानी कि इरिगेशन की बात करेंगे। सिंचाई क्या होती है, कौन कौन से मेथड हम हॉर्टिकल्चर में काम में लेते हैं सिंचाई में, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। पहले तो हम बात करेंगे भाई सिंचाई है क्या, सिंचाई क्या चीज है, क्या होती है, कैसे करते हैं, इन सभी की बातें करने वाले हैं। तो सिंचाई का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से हम जब फसल को पानी देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। एक तो फसल को पानी मिलता है प्राकृतिक रूप से, जब बारिश होती है उस टाइम पे सीधा सीधा फसल को पानी प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो है कृत्रिम तौर से, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी माध्यम द्वारा पानी उपलब्ध करवाते हैं। जब कृत्रिम माध्यम द्वारा पानी उपलब्ध करवाना, किसको, फसल को। ठीक है, कृत्रिम माध्यम द्वारा हम फसल को क्या उपलब्ध करवाते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई क्यों जरूरी है, क्या क्या जो चीजें हैं वो होती है, उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो हम सिंचाई क्यों करते हैं, तो जो फसल की जलमांग है, फसल की जलमांग है उसको पूरा करने के लिए, फसल की जल मांग को पूरा करने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि फसल में क्या होता है 80 से 90% पानी होता है, और जो वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी उड़ जाता है तो फसल को अधिक पानी की जरूरत होती है, वो विल्टिंग अवस्था पे आ जाती है, मुरझा जाती है। तो उसको वापस से उस पानी की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, जल उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मिट्टी में जो नमी है वो उपस्थित हो, वो लंबे समय तक उपस्थित रहे, उसके लिए भी हम पानी उपलब्ध करवाते हैं। अब आप कहोगे सर मिट्टी में नमी की क्या जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वहीं से जो पौधा है उसको पानी प्राप्त होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नमी की वजह से जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में उपस्थित, जो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव है उनको क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो उनको भी पानी की उपलब्धता हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो सिंचाई है वो देते हैं। अब सर सूक्ष्म जीवों को क्यों पानी दे रहे हैं हम, क्या जरूरत है इनको पानी देने की, तो इसका मुख्य कारण है पौधों की ग्रोथ के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो जितनी भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं यानी कि जो खाद है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और डिकम्पोज करके पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। तो कुल मिलाकर पौधों की ग्रोथ में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इनके लिए भी पानी की हम पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही हम और चीजें, जैसे मान लो जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए, मृदा की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ जो फसलें हैं वो मिट्टी में ही पनपती है। जैसे आलू हो गया, वो उसका कंद मिट्टी के अंदर ही बनता है। यदि मिट्टी हार्ड हो जाएगी, सूख जाएगी, तो वो कंद सही ढंग से विकास नहीं कर पाएगा। तो उसके विकास के लिए भी ये चीजें जरूरी होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जलमांग को पूर्ति करने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा सही फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए, इन सभी के लिए क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। इसलिए हम सिंचाई करते हैं और पानी को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हम चलते हैं कि अलग अलग मेथड होते हैं जो हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो हम जो छोटी क्रॉप्स हैं उनको अवॉइड करेंगे, और मुख्य जो बड़ी फसलें हैं, जो वृक्ष है यानी कि फल वृक्ष है, उनकी हम मुख्य रूप से बात करेंगे, या फिर हम सब्जियों की बात करेंगे जिनमें हम हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है, अलग अलग क्या है, इनकी क्रियाविधियां होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, उसी के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पहले भी पढ़ा होगा क्यारी विधि, क्यारी विधि। अब ये क्या होती है, तो इसमें क्या करते हैं, खेत को अलग अलग आयताकार क्यारियों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को अलग अलग आयताकार क्यारियों में बांट लेते हैं, जिसमें हम एक मिडल में एक क्यारी रखते हैं, मिडल में एक छोटी क्या रखते हैं, कॉमन, पानी के निकास के लिए, पानी को पहुंचाने के लिए एक अलग से नली बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से पानी गुजरता है और इसी पानी को हम
इन क्यारियों में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार के हम विधि को क्या कहते हैं, क्यारी विधि कहते हैं। यह मुख्य रूप से सघन फसलों के लिए काम में ली जाती है, यानी कि जिन फसलों की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है पर स्क्वायर एरिया के हिसाब से फसलें ज्यादा लगती है, उनमें हम इसको मुख्य रूप से काम में लेते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनमें भी हम क्या करते हैं, क्यारी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फायदा तो यह है कि पानी का सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग होता है। जहां पर पानी की कमी है वहां पर इस विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका इंपोर्टेंस है वो है कि समान मात्रा में पौधों को क्या हो जाता है, पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसका जो यदि कमी की बात करें तो कमी में हम कहेंगे अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। क्यारियां बनाओ, उनमें पानी को ट्रांसफर करने के लिए एक इंसान तो जो है हमेशा खेत में ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा टाइम भी लगता है, समय भी अधिक लगता है। ठीक है, और क्या होता है, और जो खेत का अधिकतर जो एरिया है 10 से 15% जो एरिया है वो क्यारियों के निर्माण में ही चला जाता है। यानी कि मान लो यदि हमने ये जो कॉमन नाली बनाई है जिसमें से पानी आ रहा है, इसका उपयोग यदि हम फसल में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फसल नहीं लगा सकते, अब यहाँ की जो मिट्टी है वो तो पूरी वेस्ट हो गई। इसके अलावा ये जो हमने मेड़े बनाई है चारों ओर, यहाँ पर भी हम किसी प्रकार की फसल काम में नहीं ले सकते, तो ये जो है ये भी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो जो मिट्टी का 10 से 15% जो एरिया है वो किस में चला जाता है, इनके निर्माण में ही चला जाता है। इस प्रकार की इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है और कुछ इसके फायदे होते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम बोलते हैं क्यारी विधि। इसके अलावा जो दूसरी विधि है उसकी बात करें तो ये फरो मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, फरो मेथड। फरो मेथड, अब देखो फरो मेथड क्या होता है। फरो मेथड का मतलब है इसमें एक जो बड़ी मेड़ है वो बनाते हैं और मेड़ के अंदर से पानी हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। जैसे मान लो एक मेड़ ये बना ली, ठीक है, और इसके बीच में हमने क्या रख लिया, फसल के लिए जगह रख ली, और दूसरी मेड़ यहां से यहां बना ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से पानी गुजारेंगे और पूरी जो लंबी मेड़ है इसमें से पानी हम लगातार आगे तक गुजार देंगे। ये विधि हम उन फसलों में काम में लेते हैं जो मुख्य रूप से बड़े आकार वाली होती है, या मान लो जिनमें जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्ट है वो मिट्टी के अंदर होता है। जैसे हम मुख्य रूप से इसको आलू में काम में लेते हैं। किसमें लेते हैं, आलू में, क्योंकि इस मेड़ के ऊपर तो क्या करते हैं, हम आलू लगा देते हैं। ठीक है, इसमें से पानी गुजार देंगे और इस मेड़ पर भी हम क्या करते हैं, आलू लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नमी है वो इस मेड़ के ऊपर तक चली जाती है, दोनों ओर नमी चली जाती है। और मेड़ के अंदर ऊपर होने की वजह से, क्योंकि मेड़ को हम जब बनाते हैं तो वो पोरस होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, रंध्राव का ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो कंद है उनका आकार भी ठीक रहता है। तो ये चीजें हम किस में काम में लेते हैं, आलू वाली जो फसलें हैं उनमें, या फिर गन्ना में। गन्ना जो फसल है इसमें मुख्य रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रचलित मेथड है। इसके अलावा आपने तीसरा जो मेथड सुना होगा वो है थाला विधि। क्या है, थाला विधि। अब देखो थाला विधि क्या होता है और इसके अलावा थाला रिंग मेथड क्या होता है, इन दोनों की हम बात करेंगे। पहले बात करें, यदि थाला की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे मान लो मुख्य रूप से वृक्षों में काम में ली जाती है जो फसलें हैं, कौन सी, वृक्षों वाली फसलें हैं उनमें काम में लिया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से ऐसे करते हैं कि एक हमने पानी के लिए नाली बना दी, फिर एक थाला बना दिया, इसके बाद में पानी के लिए लंबी नाली बना दी, फिर पौधे के चारों ओर एक थाला बना दिया और फिर पानी के लिए नाली बना दी। इस प्रकार की जो मेथड हम काम में लेते हैं फसलों के लिए, इसको हम बोलते हैं थाला विधि। क्या बोलते हैं, थाला विधि। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो गोल सा, इसको बोलते हैं थाला। क्या बोलते हैं, थाला या रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सिंपल मेथड ये होता है। एक अलग से कंपाउंड मेथड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मान लो यदि इस पौधे में किसी प्रकार का कोई रोग है तो वो पानी के साथ घुलकर, उसके जीवाणु पानी के साथ घुलकर इस पौधे में भी फैल जाएंगे, इस पौधे के इस पौधे में भी चले जाएंगे। इस प्रकार से जो रोगों का संचार है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में, या कीटों का जो संचार है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में होता रहता है। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए या इसके समाधान के लिए ऐसे किया जाता है कि दो जो लाइनें होती है पौधों की, उनके बीच में एक कॉमन लाइन बनाते हैं।
ठीक है, जिनमें से पानी गुजारा जाता है, और इस पानी को मोड़कर पर्टिकुलर एक पौधे के लिए एक थालाई बनाया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक पौधे के लिए क्या करते हैं, एक थालाई बनाते हैं। तो ये एडवांस प्रकार का थाला मेथड होता है। ठीक है, इसमें हम रोगों के और कीटों के संचार के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब मेथड हम काम में लेते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं थाला मेथड। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस मेथड में हम, इसका मुख्य फायदा क्या है, एक तो रोगों का क्या होगा, संचार नहीं होगा, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग नहीं जाएंगे। और दूसरा कि प्रत्येक पौधे के लिए हम यदि दवा या किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेना चाहे, कोई भी चीज काम में लेनी चाहिए, मान लो इस पौधे में किसी प्रकार का कोई रोग है, तो पर्टिकुलर इस पौधे के लिए हम अलग से दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में उस दवा का प्रभाव देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर एक पौधे के लिए, अकेले पौधे के लिए भी हम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें, थाला मेथड में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है अपना इरिगेशन मेथड। इससे पहले एक आप ये भी ध्यान रखना, इसको हम पिक्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसको मटका मेथड भी बोलते हैं, मटका विधि। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मटका विधि में क्या करते हैं, इसमें एक मटका लेते हैं और उस मटके को मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और इसमें पानी क्या करते हैं, फुल भर देते हैं। अब ये मिट्टी में दबे होने के कारण इसमें से चारों ओर पानी क्या होगा, रिसेगा, यानी कि पानी बाहर निकलेगा मटके में से धीरे धीरे, और ये पानी पौधे जो आसपास में पौधे लगाए हुए हैं उनकी जड़ों के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो ये विधि वहां पे काम में ली जाती है जहां पर अधिक मात्रा में पानी की कमी होती है, बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है, वहां पर इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। और इसमें पानी की जो बर्बादी है, यानी कि पानी की जो उपयोग करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। इस विधि में सबसे ज्यादा हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी को कम से कम खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के मेथड में हम क्या करते हैं, पानी मटके के अंदर डालकर मटके को दबा देते हैं और जो पानी है वो रिस कर पौधों के पास में चला जाता है। तो इसको हम मटका मेथड कहते हैं और मुख्य रूप से पिक्चर मेथड भी बोला जाता है। आगे बात करें ड्रिप इरिगेशन की, जो कि काफी इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई विधि। अब इसमें क्या होता है, ड्रिप एक सिस्टम होता है पूरा, जिसमें एक पंप लगा होता है, एक फिल्टर लगा होता है। ये तो क्या है, मान लो फिल्टर है और इस फिल्टर में से पहले यहां से मान लो एक पंप है, पंप के द्वारा पानी को प्रेशर के साथ गुजारा जाता है, फिल्टर से पानी स्वच्छ होता है और ये आगे चलकर अलग अलग फिर जो ड्रिप होती है, यानी कि अलग अलग जो पाइप्स होती है उनमें गुजार दिया जाता है। इन पाइपों में छोटे छोटे ड्रिपर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इमीटर या ड्रिपर बोलते हैं उनको। और ये इमीटर या ड्रिपर क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ से पानी बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। दो प्रकार का ड्रिप मेथड होता है, एक में हम ये कहते हैं कि प्रेशर कम रखते हैं, एक में क्या करते हैं, प्रेशर कम रखते हैं। तो जिसमें हम प्रेशर कम रखते हैं उसको निम्न दाब ड्रिप सिस्टम कहते हैं, और जिसमें प्रेशर ज्यादा रखते हैं उसको उच्च दाब ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, एक मेन पाइपलाइन होती है, उसके बाद में सब जो अलग अलग पाइपलाइन होती है वो देखने को मिलती है, और इनके पास में क्या लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं। तो ड्रिप सिस्टम का हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो ये पानी बचाती है, दूसरी ये खरपतवारों से भी बचाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं रहेगा बीच में तो खरपतवार नहीं उगेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये पानी का सदुपयोग भी करती है, इसमें अधिक पानी का इस्तेमाल होता है पौधों के द्वारा, और पौधे को जितना पानी की जरूरत हो उतना ही पानी क्या होता है, पौधे की जड़ों के पास में पहुंचता है, अधिक पानी भी नहीं पहुंचता है। इसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंचाई की जो तीसरी विधि थी या मान लो चौथी विधि थी वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कहेंगे सिंचाई कहते किसे हैं,
सफल फसल उत्पादन हेतु पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। जब हम फसल को कृत्रिम रूप से यानी कि अपनी तरफ से पानी देते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से पानी मिलता है जिसे हम बारिश कहते हैं, बारिश के अलावा जब फसलों को पानी की जरूरत होती है उसको हम क्या कहेंगे, कृत्रिम पानी देना कहेंगे, जिसको हम सिंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंचाई वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है, ये चीजें हम जानते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक मेथड की। पहले तो जो सिंचाई है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है सिंचाई की, क्यों सिंचाई करते हैं। तो पहले तो पौधे की जलमांग के लिए यानी कि पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके वर्षा पर्याप्त नहीं हो, जब बारिश नहीं होगी उस टाइम पे ही पौधे, क्योंकि एक तो नेचुरल रूप से जो बरसात है उसके द्वारा भी पौधे को पानी प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम अपनी तरफ से भी जो कृत्रिम सिंचाई कर रहे हैं या मान लो सिंचाई कर रहे हैं, उसमें भी पौधे को क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। तो वो चीज देखने को मिलती है, जब बरसात नहीं होती है उस टाइम पे भी हम सिंचाई करते हैं। वर्षा का समय पर न होना, जब मान लो बरसात तो होती है लेकिन वो टाइम पे नहीं होती है, 10 दिन का टाइम या मान लो 15 दिन का टाइम ज्यादा निकल जाए, उस टाइम पे हम सिंचाई कर सकते हैं। सघन खेती करना, इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि जब हम अधिक मात्रा में एक स्क्वायर क्षेत्र में यानी कि कम क्षेत्र में अधिक फसलें लगाते हैं, ज्यादा घनी वाली फसलें, ज्यादा जो जाडी फसलें हैं वो लगाते हैं, उस टाइम पे फसल को पानी की अधिक जरूरत होती है, तो उसमें हम कृत्रिम सिंचाई कर सकते हैं। पाला और लू से बचाने के लिए यह काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो पौधों के ऊपर जो ओस होती है वो अधिक टेम्परेचर की वजह से जम जाती है, उस ओस को हटाने के लिए, उस जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी का इस्तेमाल करके हम लू से और पाला से भी पौधों को बचा सकते हैं। इसके अलावा जल का, मृदा का निचली सतह में बहकर नष्ट हो जाना, जब जो जल है वो निचली सतहों में चला जाता है यानी कि गहराई में चला जाता है, तो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम पौधे के लिए कृत्रिम तौर पर पानी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसको सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं, क्या महत्व है, तो हम जानते हैं कि पौधे में 80 से 90% भाग क्या होता है, वाटर होता है, पानी ही होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, और जब पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा जो है नष्ट हो जाएगा, तो उसी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, वाटर की अनुपस्थिति में सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, जब हम फसल लगाते हैं और यदि उचित मात्रा में मृदा में नमी नहीं होती है तो हम कहते हैं कि मृदा की नमी की अनुपस्थिति में पौधे में जर्मिनेशन नहीं होता है, पौधा उगता नहीं है। ठीक है, कोशिका द्रव्य प्रत्येक जीवों के जिंदा रहने का मुख्य आधार है, इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोशिका द्रव्य में भी 80 से 90% पानी है। ठीक है, तो इस पानी को बनाए रखने के लिए भी हमें सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये महत्व वाली चीजें हैं। इसके अलावा पौधों को पानी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है वो भी उपलब्ध होते हैं। जब पौधा न्यूट्रिएंट लेता है यानी कि पानी लेता है, तब उसके साथ में मिट्टी से क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटास, ये चीजें भी प्राप्त होती है। तो पौधे के लिए वो भी क्या होती है, जरूरी होती है। जब पानी नहीं प्राप्त होगा तो न्यूट्रिएंट भी उसके साथ में नहीं जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी होता है। इसके अलावा पाले से, लू से बचाने के लिए जरूरी होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया के लिए भी पानी जरूरी है। तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या कहते हैं कि पानी की जरूरत पड़ती है। अब अलग अलग मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्यारी विधि। क्यारी में हम क्या करते हैं, जो खेत है उनको समान रूप से अलग अलग क्यारियों में, आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में बांट लेते हैं। उन क्यारियों में एक एक करके हम पानी उपलब्ध करवाते हैं। इसका जो मेन फायदा है वो तो ये है कि समान रूप से जो पौधे हैं उनको पानी उपलब्ध हो जाता है। कम मात्रा में पानी हो तब भी हम इसको काम में ले सकते हैं। और इसकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें बात करें तो हम कहेंगे इसमें अधिक श्रम की जरूरत होती है, क्योंकि क्यारियां ये बनानी पड़ती है। इसके साथ में एक एक क्यारी में हमें पानी को उपलब्ध करवाना पड़ता है, तो जो इंसान है यानी कि जो आदमी है उनकी भी जरूरत पड़ती है। और एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि जो हम मेड़ बनाते हैं उस मेड़ में खेत का अधिकतर भाग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे 10 से 15% जो एरिया है वो हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसकी जगह हम मेड़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर है
फरो मेथड, फरो में हम क्या करते हैं, मोटी मोटी डोलियां यानी कि जो फरोज हैं वो बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, और उन नालियों पे हम मान लो जो आलू है उस प्रकार की फसलें लगाते हैं जो अधिक मान लो पोरस मिट्टी में क्या होती है, प्रोडक्शन ज्यादा देती है, उनका जो कंद है वो सही बनता है। तो उस प्रकार की विधियों के लिए हम काम में लेते हैं फरो मेथड को। ठीक है, आगे हम बात करें जो अपना नेक्स्ट मेथड रहेगा थाला छल्ला विधि, यानी कि छल्ला क्या होता है, रिंग बोलते हैं हम छल्ले को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग जो पौधे होते हैं उनके लिए एक रिंग बनाते हैं, चारों ओर उनके एक थाला बना देते हैं, उस थाले में पानी भरते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिंग मेथड बोलते हैं। इसको मैंने आपको अच्छे से अभी बताया था कि जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके लिए कुछ जो मेथड होते हैं, रिंग्स वाले मेथड होते हैं, उनमें हम अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग रिंग्स भी बनाते हैं, उसको हम एडवांस बोलते हैं। और रिंग बेसिन मेथड होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि एक मिडल चेन बनाते हैं जिसमें से पानी गुजरता है, सप्लाई चेन। ठीक है, और उसके बाद में जो अलग अलग पौधे हैं उनके लिए अलग से नालियां बनाकर पौधों को पानी उपलब्ध करवाते हैं। तो दो पौधों की जो लाइन है उनके बीच में एक सप्लाई चैनल बनाते हैं, उसमें से पानी गुजारेंगे और दोनों पौधों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो बड़े पौधे होते हैं मुख्य रूप से उनके लिए ये विधि ज्यादा काम में ली जाती है। हम ये कह सकते हैं कि फल वृक्षों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्या कहेंगे, फल वृक्षों के लिए। किन के लिए काम में लेते हैं, फल वृक्षों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक इसी जैसा मेथड है, यानी कि जैसा थाला विधि है उसी से मिलता जुलता एक और मेथड है, जिसमें इसमें और उसमें यही फर्क है कि हम वहां पे अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग थाला बना रहे थे, यहाँ पर हम एक ही जो लाइन होती है उसमें सभी पौधों को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी कि इसमें यदि एक पौधे में रोग लग जाता है तो वो रोग आगे चल के सभी पौधों में फैल जाता है, या एक पौधे के कीट आगे चल के सभी पौधों में पहुंच जाते हैं। तो ये जो थाला विधि है वो बेसिक थाला विधि है और वो दूसरी वाली जो है एडवांस है। ठीक है, अब बाढ़ सिंचाई की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो, जो मिट्टी है या मान लो आसपास का जो एरिया है उसमें किसी प्रकार के पानी की कमी नहीं हो, वहां पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हम भारत की बात करें तो पंजाब में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे किया जाता है दोस्तों, पंजाब में, क्योंकि वहां पर क्या होती है, नहरें होती है। ठीक है, नहरों से सिंचाई होती है, और जहां पर नहरें हैं वहां पर पानी की मात्रा खूब होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें पूरे खेत में एक तरफ से हम पानी देना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये खेत है और इस खेत में हमने यहाँ से पानी देना स्टार्ट किया। अब इसमें हम तब तक पानी देते रहेंगे जब तक ये पानी फैलकर पूरे खेत में ना चला जाए। ठीक है, और इस प्रकार का मेथड हम मुख्य रूप से राइस में काम में लेते हैं। इसमें धान में काम में लेते हैं, क्योंकि उसको पानी खेत में पूरा भरना पड़ता है। तो इस प्रकार का मेथड जो हम किस में काम में लेते हैं, राइस में, यानी कि जो अपना धान है उसमें काम में लेते हैं। उस एरिया में लेते हैं जहां पर अधिक पानी की जो है मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, या नहरों वाले एरिया में हम सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका फायदा यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जो हमें मेहनत है वो नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक तरफ से हम पानी देना स्टार्ट करेंगे और पूरे खेत में पानी फैल जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार एक साधारण विधि है, सिंपल विधि है और सरल मेथड है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है जहां पर पानी की अधिक मात्रा उपलब्ध हो, जल की कोई भी कमी ना हो। ठीक है, अब है ये मटका विधि। मटका विधि इस्तेमाल करते हैं वहां पर जहां पर पानी की कमी हो, यानी कि पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, और वहां पर यदि हमें बगीचे या मान लो किसी प्रकार की कोई फसल लगानी हो तो उसमें हम मटका विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक मटका बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मटका लेंगे और मटके को मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मटके को क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे और इसमें पानी भर देंगे। ठीक है, इसमें पूरा पानी हमने भर दिया। अब पानी भर दिया तो सिंपल सी बात है कि मटके से पानी रस रस के बाहर निकलेगा, यानी कि धीरे धीरे पानी क्या होता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, और इसकी वजह से आसपास की जो मिट्टी है उसमें नमी फैलती रहेगी। ठीक है, और ये हमने पास में लगा रखा है यहाँ पर पौधा, तो इस पौधे को ये पानी धीरे धीरे उपलब्ध होता रहेगा। तो इसके दो तीन फायदे हैं।
पहले तो इसमें पानी का लॉस नहीं हो रहा है, बहुत ही कम लॉस हो रहा है। दूसरा, जो पौधे को उपलब्ध होने वाला पानी है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जितना पौधा प्राप्त करेगा उतने ही मात्रा में पानी और आता रहेगा जो मटके से बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मेथड है उसमें हम कम मात्रा में पानी जहां पर उपलब्ध हो वहां पर इसको काम में लेते हैं। बेस्ट मेथड है पानी बचाने का, ठीक है। जो मटकों की जो संख्या है वो इस पे डिपेंड करती है कि हम फसल किस प्रकार की लगा रहे हैं। यदि हम जो बड़े पौधे हैं उस प्रकार की फसल लगा रहे हैं तो मटके हैं वो एक पौधे के लिए एक मटका काफी रहता है, लेकिन जब ऐसे छोटे छोटी फसलें लगाते हैं तो उनमें हम एक क्यारी में 2 मटके या 3 मटके भी रख देते हैं। इस प्रकार हम 4 से 5 मटके प्रति पौधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं 3 मीटर के एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये मटका मेथड है जिसमें हम पानी बचाने का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये कीप मेथड, कीप ये अभी थोड़ा एडवांस मेथड है। कीप का मतलब है वैसा ही जैसा मटका मेथड था, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक फनल होती है, यानी कि जो मुख्य रूप से रूट क्षेत्र होता है, जो जड़ क्षेत्र है, उसमें हम पहले से ही एक कीप को इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि गाड़ देते हैं। कीप का मतलब हो गया ऐसा एक नुकीला सा एक मेथड काम में लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और इसमें पानी डालने के लिए बाहर एक जो ट्यूब है वो लगा के रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पौधा लगा देंगे, इसमें से धीरे धीरे पानी रिस रिस कर पौधे के जड़ क्षेत्र में उपलब्ध होता रहेगा, ठीक है। तो राजस्थान जैसे एरिया के लिए जहां पर पानी की बहुत कमी होती है वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा ही है जैसे मटका वाला मेथड था उसी जैसा है, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, कीप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप का मतलब हो गया एक तरह सा ऐसे तीखा सा जो पदार्थ है, पदार्थ का मतलब एक स्ट्रक्चर है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और जड़ क्षेत्र में इसको रखते हैं, ठीक है। जहां पर पौधे की जड़ें हैं उस क्षेत्र में इसको इंस्टॉल करते हैं और बाहर से पानी डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी पानी जहां पर कमी है वहां पर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम जो हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी कि ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ड्रिप में क्या होता है, हम कहते हैं प्लास्टिक की पाइप होती है, उन पाइप्स में क्या होता है, इमीटर्स लगे होते हैं और उन्हीं इमीटर्स से क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके पौधे का जड़ क्षेत्र में उतरता रहता है या गिरता रहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो पाइप्स है उनको मिट्टी पर रख देंगे, यानी कि खेत में इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में उसमें प्रेशर के साथ पानी गुजारते हैं, प्रेशर के साथ क्या करते हैं, पानी गुजारते हैं। अलग अलग इमीटर्स लगे होते हैं और वही इमीटर्स से क्या होता है, पानी रिस कर बाहर आता रहता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है। बूंद बूंद करके गिरने की वजह से ही इसको क्या बोल रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन बोल रहे हैं। पानी बचाने का और पानी के यूज करने का जो उपयोग है, दक्षता का उपयोग है, उसको सबसे ज्यादा उपयोग भी हम इसी में करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि यदि आपके पास मिट्टी ऊपर उबड़ खाबड़ है या किसी प्रकार की कोई ढलान या चढ़ाव है तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे और बात करें तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक पंप है, पंप से सबसे पहले पानी बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद में एक फिल्टर रहेगा, ठीक है। ये सैंड सेपरेटर है, यानी कि मिट्टी को अलग करने वाला यंत्र है। इसके बाद में आगे आपको जो अलग अलग प्रेशर गेज लगा हुआ है, इसके अलावा फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर से पानी फिल्टर होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर के साथ। फिर ये अलग अलग लाइनों में चला जाएगा और अलग अलग पौधों के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पौधे के पास में एक एक इमीटर लगा हुआ है और वो इमीटर क्या कर रहा है, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी को गुजार रहा है, पानी को पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड बोलते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना जरूरी है, उन चीजों की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, प्रेशर के आधार पर दो प्रकार की होती है। जब हम कहते हैं कि प्रेशर यदि अधिक रखते हैं तो उच्च दाब बूंद विधि कहलाती है, और जब प्रेशर कम रखते हैं तब निम्न दाब बूंद विधि कहलाती है। मुख्य रूप से उच्च प्रेशर वाली ही जो विधि है वही काम में लेते हैं। निम्न प्रेशर की वजह से क्या होता है, असमानता आती है, जो पौधे हैं उनको समान रूप से पानी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। इसका
क्या लाभ है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ड्रिप इरिगेशन के, तो हम कहते हैं एक तो पानी की बचत होगी, क्योंकि जो जितना भी रूट क्षेत्र है उसी में पानी डालना पड़ेगा, वेस्ट जो मिट्टी है उसमें पानी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पानी नहीं डालना पड़ेगा, तो पानी की बचत हो जाएगी। दूसरा, श्रम की बचत, जहां पर हम क्यारी विधि की बात करते हैं वहां पर हमें मेड़ बनानी पड़ती है, क्यारियां बनानी पड़ती है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जो ड्रिप है उसको इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में सिर्फ वाल चेंज करने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। ऊंची नीची भूमि में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपके पास और जो मेथड है उनमें आप यदि ऊंचाई पे कहीं पे पानी लेके जाना चाहते हो तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पर आप प्रेशर की वजह से ऊंचाई पर भी पानी पहुंचा सकते हो। खरपतवार की जो वृद्धि है उसको भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पानी दे रहे हैं, बाकी जो एरिया है वो खाली पड़ा है, अब इस खाली एरिया में पानी मिलेगा नहीं तो खरपतवार भी नहीं पैदा होंगे। ठीक है, तो खरपतवारों से भी बचने का क्या है उपाय है। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं खरपतवारों की संख्या को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वृद्धि और उपज में बढ़ोतरी, वृद्धि और उपज में बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसा देखा गया है कि जब हम इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी परंपरागत मेथड है उनकी बजाय ज्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम इनमें दवाइयों का इस्तेमाल या मान लो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उर्वरक भी अच्छी मात्रा में पौधे को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जड़ क्षेत्र में वो प्राप्त होते हैं। बागों के कार्यों में सरलता, यदि हम और जो कार्य करते हैं उनमें हमें सरलता होती है, क्योंकि किसी प्रकार के कोई खरपतवारों को नष्ट नहीं करना पड़ता है, जो अधिक खरपतवार है उनकी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, इसके साथ में और भी जितने भी चीजें हैं उनमें हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। निम्न गुणवत्ता युक्त जल का प्रयोग, निम्न गुणवत्ता का मतलब हो गया जहां पर पानी जो है वो खारा पानी होता है, शुष्क क्षेत्रों में हम देखते हैं लवणीय पानी होता है, खारा पानी होता है, तो अदर जो मेथड है उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तब खारे पानी से हम सही ढंग से उपयोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं खारे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। संचालन में सरलता, ये इजी चीज है, जो मेथड है वो काफी इजी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो संचालन में क्या है सरलता है, यानी कि जहां पर हम जो अदर मेथड है यदि हम क्यारी विधि की बात करें तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रकार का कोई पानी इधर उधर ना हो जाए। यहाँ पर आपको जो मुख्य रूप से पंप द्वारा संचालित होगा, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर को हम देखने के लिए प्रेशर गेज रखते हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी है। इसके साथ में सिर्फ हमें वाल चेंज करने पड़ते हैं, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने सिंचाई कर दी, अब इससे आगे की सिंचाई करनी है तो वो अलग अलग वॉल चेंज करने पड़ते हैं। हल्की भूमि के लिए उपयुक्त, हल्की भूमि का मतलब क्या है जहां पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मिट्टी की यदि बहुत ही कम होती है, जैसे सैंडी सॉइल होती है जिनमें सैंड अधिक मात्रा में, राजस्थानी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कम होती है, यानी कि जो मिट्टी है वो अधिक मात्रा तक पानी को होल्ड नहीं कर पाती है। ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं जल्दी से पानी मांगते हैं, 2-3 दिन हुए और जल्दी से उनको पानी फिर से देना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके बार बार सिंचाई भी कर सकते हैं और आसानी से वो सिंचाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है इस मेथड में। उर्वरकों का प्रयोग, एक लाभ ये भी है कि हम पानी के साथ क्या कर सकते हैं उर्वरकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है, जब इरिगेशन वाटर है उसके साथ जब हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से उर्वरकों का इस्तेमाल, जो फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोगों का प्रकोप जो है वो इसमें कम होता है। ठीक है, जब हम इरिगेशन मेथड का उपयोग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं, तब हम क्या करते हैं रोगों से भी पौधों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी हमने बात की, मुख्य रूप से हमने जितने भी मेथड थे उनकी हमने बात की, उनके जो लाभ हैं वो पढ़े और क्या नुकसान है वो चीजें देखी, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड, उसकी भी हमने अच्छे से बात की है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसमें हम उर्वरकों का जो देने का तरीका है, किस किस मेथड से हम उर्वरकों को देते हैं उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।